अर्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। 16 संस्कारों में से पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इसी संस्कार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। गर्भाधान के प्रोसेस में हार्मोन्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है और इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल मैम, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोनल मैम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, हम गर्भाधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपने बताया था कि गर्भाधान की ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही लंबी होती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आपने कहा था कि गर्भाधान की प्रोसेस ये शिशु गर्भ में आने के मोमेंट से नहीं स्टार्ट होती, तो वो बहुत ही पहले से स्टार्ट होती है, तकरीबन 6 महीने पहले। तो ये इतनी पहले से क्यों स्टार्ट करनी पड़ती है? इसका क्या महत्व है? सिंपल सी बात है कि हम एक दिव्य शिशु को पाना चाहते हैं, तो अगर हम उस दिव्य शिशु को पाना चाहते हैं तो वो ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। हम जब अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएंगे तब भी हम अपनी वाइब्रेशन को उनकी वाइब्रेशन के साथ मैच कर पाएंगे। और वो वाइब्रेशंस बनाने के लिए हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट पे मेहनत करनी होगी। हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सर्वांगीण जो हमारा विकास है वो होना चाहिए। हमारी वेलबींग जो है वो बिल्कुल इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, तभी जाके हमारे गर्भ में उस तरह का वाइब्रेशन आ पाएगा जी। बट प्रॉब्लम क्या, आजकल सबको शॉर्टकट चाहिए। वो शॉर्टकट का जमाना आ गया है कि भाई ये की दबाया, F1 दबाया तो ऐसा हो गया, F7 दबाया तो ऐसा हो गया, बस हम बटन दबाएं और चीज हो जाए। एवरीथिंग इंस्टेंट का जमाना हो गया भाई। इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, उसके बाद इंस्टेंट बच्चे। राइट। बट इंस्टेंट टी अच्छी लगती है क्या? नहीं। जो सॉसपैन में अच्छे से पका के जो हम चाय पीते हैं उसकी जो खुशबू आती है, वो इंस्टेंट टी किसी भी तरह से मैच कर सकती है? बिल्कुल नहीं मैच कर सकती ना। तो सिमिलरली वो जैसे इंस्टेंट टी वो अंदर से वो खुशबू नहीं दे सकती, वैसे ही इंस्टेंट बच्चे भी उस तरह से नहीं हो सकते जी। अगर आपको चाहिए कि भाई कुछ बहुत स्पेशल आए तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको भी वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। इट इज मैंडेटरी। राइट। और ये हमारे शास्त्र में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले से, 1 साल पहले से सारे प्लानिंग कपल्स को मेहनत शुरू करने देनी चाहिए। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, चाहे हम ऋषि अगस्त्य का नाम लें, चाहे ऋषि कश्यप का नाम लें, सभी ने ये पूरे प्रोसेस को एक यज्ञ की तरह लिया है। उस पर भरपूर मेहनत की है। राजा दशरथ को ले, अंजनी माता को ले, जिसको भी ले, सब ने अगर उनकी परिकल्पना रही है कि हमें कोई दिव्य शिशु चाहिए तो वो दिव्य शिशु के लिए उन्होंने अपने अंदर भी दिव्यता को बढ़ाया है जी। ताकि वो उस दिव्य शिशु को धारण कर सके। अमृत हर पात्र में थोड़ी न चल जाता है। अमृत तो उसी पात्र में डलता है जो उसके लिए सुपात्र हो जी। तो माता पिता को सुपात्र बनना पड़ेगा उस दिव्य संतान की प्राप्ति के लिए। और इस चीज को साइंस ने भी बहुत बेखूबी से प्रूफ कर दिया है जी। साइंस में हमारा पूरा प्रोसेस है। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जो एग रिलीज होते हैं फॉलिकल्स, वो फॉलिकल्स कब बनते हैं? बस मेरे को इस साइकिल में कंसीव करना है, बस इस साइकिल में बन गए, एग रिलीज हो गया और हो गए क्या? बिल्कुल नहीं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और ये प्रोसेस कब शुरू होता है? जब आप अपनी माँ के गर्भ में थी। When you were a 12-week fetus, सिर्फ 12 वीक की जब आप थी तो आपका पूरा फॉलिकल बैंक बन गया था, which was around 5 to 6 lakhs.
और ये फॉलिकल बैंक जब आपने जन्म लिया तब घट के ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख पे आ गया, बिकॉज इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बेस्ट था वो सर्वाइव किया, जो बराबर नहीं था वो छट गया। तो 1 से 2 लाख फॉलिकल लेके आप बॉर्न हुई, फिर आप धीरे धीरे बड़ी हुई, बड़ी होके यू हिट प्यूबर्टी। कब प्यूबर्टी एक गर्ल हिट करती है? जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तब उसके अंदर ऑलमोस्ट 0.5 लाख फॉलिकल्स थे उस टाइम पे, और फिर अपने हर साइकिल में नेचुरली वो एग्स रिलीज करती है। तो जो पूरा हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है, जो तकरीबन 20-25 साल 30 साल डिपेंडिंग कि आपकी कैसी फर्टिलिटी है, 20 to 30 ईयर्स के बीच में रेंज करता है। तो ऑन एन एवरेज 300 ओवा हम रिलीज करते इन द एंटायर साइकिल। तो ये जो प्रोसेस है ये कब से शुरू हुआ? हमारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स से प्राइमरी फॉलिकल्स बने, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बने, और सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर मैच्योर होके रप्चर करके ये एग उन्होंने रिलीज किया, जिसे हम ओवा भी कहते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये ओवल्यूशन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल से जब वो मैच्योर होके प्राइमरी फॉलिकल बनता है तो 4 to 5 फॉलिकल्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं, और फिर जब रप्चरिंग का फेज आता है, ओवल्यूशन का टाइम आता है, तब उसमें से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बेस्ट फॉलिकल होता है उससे एक, और रेयर केसेस में 2, क्योंकि ट्विंस भी होते हैं कई बार, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में मे बी 3, बट दोज आर वेरी रेयर केसेस। जनरली एक जो होता है एग या ओवा रिलीज होता है, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन। और ये जो ओवा रिलीज होता है इसकी टाइम स्पैन कितनी है? 12 to 24 आवर्स। ये हमारे बॉडी में 12 से 24 घंटे तक एक्टिव रहता है जी। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज, दैट इज ओवल्यूशन स्टेज। ना ओवल्यूशन स्टेज के बाद जो नेक्स्ट फेज है, ये पूरा कंसेप्शन के मैं 3 फेज बता रही हूँ। सो जो सेकेंड स्टेप ऑफ कंसेप्शन है फर्टिलाइजेशन, कि हमारा ओवा जो है वो रेडी है, और स्पर्म जो है वो हमारे वजाइना से एंटर होके यूट्रस से होते हुए हमारे फैलोपियन ट्यूब में आता है, और फैलोपियन ट्यूब में ओवा और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज होते हैं। दैट इज द फर्टिलाइजेशन फेज। और उसके बाद में क्या होता है? द फाइनल फेज, दैट इज द इम्प्लांटेशन फेज। तो ये इम्प्लांटेशन फेज में ये जो फर्टिलाइज होके एम्ब्रायो बन गया है, वो एम्ब्रायो ट्रैवल करके ऑलमोस्ट 6 to 10 डेज लगते हैं इस फेज में। एम्ब्रायो ट्रैवल करके वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग में पहुंचता है, और वहां पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जाके इम्प्लांटेड हो जाता है जी। राइट? सो दिस इज अ 3-step प्रोसेस विच इज ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये तीनों प्रोसेस से हमारा कंसेप्शन होता है। अब यहाँ पर प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी बनना, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। लेकिन सेकेंडरी से जब फॉलिकल से जब हम इसमें जाते हैं, एग रप्चर करते हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को हम रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू आवर हॉर्मोन्स के बैलेंसिंग से हम इस प्रोसेस को और फर्टाइल और कंड्यूसिव बना सकते हैं। प्लस ये जो पूरा जो प्रोसेस है फ्रॉम प्राइमोर्डियल फॉलिकल से यहाँ तक जो हम पहुंच रहे हैं, एग रप्चर करने का जो स्टेज है वो ऑलमोस्ट 9 मंथ का प्रोसेस है। तो जो क्वालिटी ऑफ एग, जैसे मैंने हर बार कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेस्ट फॉलिकल होता है वो सर्वाइव करता है, फिर बेस्ट होता है उससे एग निकलता है। तो ये जो पूरा साइकिल है 9 मंथ का साइकिल है। तो अगर कोई मदर सचेत है, फोकस्ड है, कॉन्शियस है, तो क्या करेगी? वो अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग को बढ़ाएगी। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से जो एग रिलीज करने का जो पूरा स्टेज है उसमें वो इंश्योर करे कि जो बेस्ट है वो बेस्ट हो, जो उसकी फॉलिकल की हेल्थ है वो हेल्थ बहुत अच्छी हो, और फिर फॉलिकल से जो ओवा रिलीज हो रही है उसकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो। तो ओवरऑल हमारे पूरे प्रोसेस में वो जो हेल्थ जो है ओवा की, वो हमें बेस्ट हेल्थ मिलेगी। एंड सेम चीज मेन के भी केस में होता है। स्पर्म का जो प्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो 3 to 4 मंथ प्रोसेस। उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसको भी 3 से 4 महीने लगते हैं। तो यानी कि अगर कोई फादर फोकस करे अपनी सारी वेलबींग पे, तो ही कैन गिव राइज टू द बेस्ट क्वालिटी स्पर्म। तो जब स्पर्म बेस्ट क्वालिटी की होगी और ओवा बेस्ट क्वालिटी का होगा, तो उसके फर्टिलाइजेशन से जब एम्ब्रायो बनेगा तो बेस्ट क्यों नहीं होगा? राइट? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम एकदम रूट कॉज में जा रहे हैं, एकदम रूट। जो इसका यूनिट क्या था? ओवा
एंड स्पर्म ये यूनिट है। हम जब इस यूनिट पे वर्किंग शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एंड प्रोडक्ट अच्छा होना ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसलिए साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि अगर हम 6 महीने 9 महीने साल भर जितना हो सके, मैं तो कहती हूँ मिनिमम 3 मंथ तो मान ही लो, 3 मंथ से कम में तो फिर कुछ नहीं होना है। एटलीस्ट 3 मंथ पहले से अगर प्लानिंग कपल मेहनत करना शुरू करे तो दे कैन गिव बर्थ टू अ वेरी डिवाइन एंड अ पावरफुल हेल्दी ऑफस्प्रिंग। उनके बच्चे बहुत ही हेल्दी होंगे, डिवाइन होंगे, पावरफुल होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे। मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारा ये जो प्रेगनेंसी का बहुत लंबा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उनमें बहुत बड़ा रोल है हार्मोन्स का, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें समझाइए। हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल तक हमारा कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं रहता जी, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल से जो ओवा का जो स्टेज है, रप्चर करके ओवा निकलने का स्टेज है, उसको हम बहुत स्ट्रांगली मॉड्यूलेट कर सकते हैं। क्यों मॉड्यूलेट कर सकते हैं? क्योंकि पूरा प्रोसेस हार्मोन से डोमिनेटेड है। एंड हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स रेगुलेटेड होते हैं, वो बढ़ भी जाते हैं, कम भी हो जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम एक्सटर्नल इंटरवेंशन से हम अपने ये पूरे प्रोसेस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या है, हमको पूरा प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। पहले दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है GnRH हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ये जैसे ही रिलीज्ड होते हैं, ये फर्दर रिलीज करते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड होके GnRH हार्मोन को रिलीज करता है और ये GnRH हार्मोन इन टर्न हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, जो क्या रिलीज करते हैं, FSH एंड LH हार्मोन्स। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, जैसा कि इसका नाम है, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल से हमें क्या करना है, ओवा को रिलीज करवाना है। तो सेकेंडरी फॉलिकल क्या होगा, वो मैच्योर होगा, ग्रो होगा, ग्रो होके जब वो एकदम अपने बेस्ट साइज में चला जाएगा तब वो रप्चर होके ओवा को बर्थ देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि हम फॉलिकल्स को मैच्योर करें, ग्रो करें, बड़ा करें, ये पूरा जो दामोदर है वो किस पर है, FSH पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे जी। और इसके साथ एक और हार्मोन का मैंने नाम लिया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। सो LH जो हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका रोल बाद में आता है। तो LH स्टोर हो जाता है और FSH क्या करता है, FSH हमारे फॉलिकल्स को बढ़ाता जाता है जी। जैसे जैसे फॉलिकल्स मैच्योर होने लग जाते, बड़े होने लग जाते, तो फॉलिकल्स क्या करते हैं, फॉलिकल्स फिर सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका काम क्या है, एस्ट्रोजन का काम है FSH का नेगेटिव फीडबैक करना, यानी कि फॉलिकल्स इनफ हो चुके हैं, बिकॉज मैंने जैसा कहा फॉलिकल्स की बैंक हमारी फिक्स है जी, खर्च होती जाएगी तो खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें हर साइकिल में अनलिमिटेड फॉलिकल्स नहीं वो करने, मैक्सिमम 4 से 5 फॉलिकल ही एक्टिवेटेड होते हैं। तो जैसे ही 4 से 5 फॉलिकल्स एक्टिवेटेड हो गए, मैच्योर होने लगे, एस्ट्रोजन जो निकलता है वो क्या करता है, वो FSH की क्या बोलते हैं, डिक्रीज करना शुरू कर देता है, एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट करता है, जिससे FSH जो है वो कम होता जाए, वो और फॉलिकल्स को एक्टिवेट ना करे। तो एस्ट्रोजन का एक काम है FSH को कम करना, और दूसरा काम है हमारी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस में, जिसमें फाइनल एम्ब्रायो को इम्प्लांट होना है, तो उसको थिक करना। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग इन जनरल 0.5 मिलीमीटर की होती है, बट इम्प्लांटेशन के लिए एटलीस्ट 5.5 मिलीमीटर चाहिए, ताकि एम्ब्रायो को एक अच्छा बेड मिले, एक प्रॉपर सरफेस मिले, ताकि वो इम्प्लांट हो सके। तो ये जो इम्प्लांटेशन के लिए जो पूरी मेहनत है वो एस्ट्रोजन करता है। अब फॉलिकल्स मैच्योर हो गए हैं, अब वो टाइम आ गया है जब उन्हें क्या होना है, रिलीज करना है, राइट। तो ये रिलीज करने के लिए जो फाइनल बोलते हैं ना, फाइनल स्पार्क, फाइनल सर्ज, वो कौन देता है, वो LH देता है जी। कि जब ये फॉलिकल्स एकदम रेडी हो गए कि बस अब एग को रिलीज करेंगे, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो स्टोर्ड है वो एक्टिवेटेड हो जाता है और वो फाइनल सर्ज देता है, जिससे फॉलिकल रप्चर होते हैं और ओवा को रिलीज करते हैं जी। ये रप्चर्ड फॉलिकल फिर क्या बन जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटम, दैट इज अनदर ग्लैंड जी।
वो कॉर्पस ल्यूटम बन जाते हैं और ओवा रिलीज हो जाती है, जो अब फर्टिलाइज होगी। और ये ओवा का जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 12 to 24 आवर्स है जी। इसलिए हमारा जो फर्टिलिटी विंडो है ना जी। वो बस इतना ही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये बात समझना। बिल्कुल। कॉर्पस ल्यूटम जो बना ओवा को रिलीज करके, वो कॉर्पस ल्यूटम एक ग्लैंड, वो क्या करता है, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को और ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देता है ताकि हमारा जो फर्टिलिटी का एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेंथन हो जाए। इसलिए आप देखोगे कि डॉक्टर्स हमें फर्टिलिटी के लिए बहुत टैबलेट्स देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के, एस्ट्रोजन के, सबके टैबलेट्स दिए जाते हैं कि अगर आपके हार्मोन्स प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो रहे तो एक्सटर्नल इंटरफियरेंस से वो उस फर्टिलिटी को बढ़ा सकें। जी बिल्कुल। ये जो हार्मोन्स का प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है पर उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। तो इसी के बारे में हमें और डिटेल में समझाइए कि ये क्या होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इतने डिटेल में हमारी बायोलॉजी को क्यों समझा रही हूँ। उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि आपको खुद का डॉक्टर बनना है। यू आर योर ओन डॉक्टर। आपको अपने हीलिंग प्रोसेसेस को एक्टिवेट करना है, आपको अपने अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसको अपने हिसाब से कंड्यूसिव बनाना है, राइट। और वो आप तभी बना सकोगे जब आपको उसकी बहुत अच्छी जानकारी होगी। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कहाँ हीलिंग भेजोगे, आप क्या चीज को विजुअलाइज करोगे, आप किस तरह के एफर्मेशंस दोगे। और जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि भाई मेरे अभी प्रेगनेंसी का, कंसेप्शन का ये स्टेज है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज्यादा होनी चाहिए, तो आप अपने प्रोजेस्टेरॉन को बोल सकते हो कि अभी अपने लेवल्स को बढ़ाओ, ऑस्ट्रोजन को बोल सकते हो लेवल्स को बढ़ाओ, आप अपने HCG हार्मोन को बोल सकते हो कि अब तुम्हारा समय आ गया सिक्रीट होने का क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ, अभी इम्प्लांटेशन का समय है। तो आप बोल सकते हो एम्ब्रायो को कि अच्छे से जाके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाओ, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो हमारी बात सुनता है। हम क्या, हम है आत्मा और ये शरीर हमारा है। तो शरीर जो है वो आत्मा के अधीन है। जस्ट बिकॉज हमें ज्ञान नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। हम शरीर को आत्मा के अधीन बना चुके हैं, जबकि करेक्ट ये है कि शरीर जो है वो आत्मा के अधीन है। इसीलिए हमें अपने शरीर पे कमांड करना होगा, हमें अपने शरीर को डायरेक्शन देना होगा कि अभी ऐसा 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 होना है, इस तरह से होना। और जब आप एकदम राइट डायरेक्शंस दोगे, बिल्कुल पिक्चर क्लियर डायरेक्शंस दोगे जो एकदम परफेक्ट हो, बिल्कुल टू द पॉइंट हो। अर्जुन क्यों भेद पाए थे चिड़िया की आंख? क्योंकि उनका निशाना अच्छा था, उनका फोकस अच्छा था। मोर देन निशाना तो बहुत लोगों का अच्छा था जी। वहां धृतराष्ट्र थे, वहां और भी सारे कौरव और पांडव थे, सब कोई बहुत बड़े लेकिन योद्धा थे, कोई किसी से कम नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी, युधिष्ठिर को जब लेके गए तो उन्होंने कहा मुझे बादल दिख रहे हैं, जब भीम गए तो उनको पेड़ की पत्तियां दिखी, ऐसे सबको अलग अलग चीजें दिख रही थी। लेकिन ऋषि द्रोणाचार्य ने क्या कहा था, ऋषि द्रोणाचार्य ने कहा था कि चिड़िया की आंख भेदनी है जी। तो चिड़िया की आंख अगर भेदनी है और हमारा फोकस अगर बादल में रहेगा, पेड़ पत्तों में रहेगा, तो चिड़िया की आंख भेदी जाएगी? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अर्जुन का फोकस क्या, जब अर्जुन से पूछा गया वत्स तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन को चिड़िया की आंख के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। तो जब हमारा फोकस इतना स्ट्रांग होगा तभी हम उसको भेद पाएंगे। सिमिलरली अगर आप अपने बॉडी को बहुत अच्छे से जानोगे, आपको पता रहेगा कि किस समय कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो हार्मोन क्या कार्य कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसका एंड रिजल्ट कैसा आ रहा है, तो पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड हाथ जोड़ के रहेगा आपकी बात सुनने के लिए, क्योंकि आप कमांड कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए ये पूरे प्रोसेस को, थोड़ा बायोलॉजी है, राइट। मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल डॉक्टर, डॉक्टरेट से डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैंने भी इस पूरे चीज का अध्ययन किया। क्यों किया अध्ययन? क्योंकि अध्ययन जब किया तब मैं अपने शरीर को समझ पाई, जब अपने शरीर को समझ पाई तब कमांड कर पाई, और जब कमांड कर पाई तब रिजल्ट ले पाई। ऐसे रिजल्ट नहीं मिलता है, उस पर कमांड होना जरूरी है, और कमांड के लिए नॉलेज जरूरी है। तो हमें पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार चाहे इसको रिपीट में भी देखें, इसको समझने की कोशिश करें। बहुत सरल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, बट इसको समझना बहुत जरूरी है अगर आप कंसेप्शन करना चाहती हैं।
तो हमारा जो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें जो रिलीज होता है वो GnRH हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन डायरेक्ट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसको एक्टिवेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, FSH और LH। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि इसका नाम है, ये हमारे सेकेंडरी फॉलिकल्स को क्या करता है? मैच्योर बनाता है, क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल से ओवा रिलीज होने हैं। और LH क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH क्या करता है? LH स्टोर हो जाता है, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द साइकिल में LH का कोई रोल नहीं है, बाद में इसका रोल आएगा, और जब आएगा तो एक साथ आएगा, उसको हैवी क्वांटिटी में उसकी जरूरत पड़ेगी, इस तरह से वो स्टोर कर दिया जाता है। हमें होता है ना कि भाई कोई चीज हमें बाद में काफी लगेगी तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं, तो LH को स्टोर कर दिया जाता है। और FSH एक्टिवेटेड रहता है। FSH फॉलिकल्स की साइज को बढ़ाता जाता है। जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ते जाते हैं, फॉलिकल्स खुद ब खुद ऑस्ट्रोजन के सेक्रीशन को इनिशिएट करा देते हैं और प्रोजेस्ट्रॉन को, दोनों के सेक्रीशन को फॉलिकल्स इनिशिएट करा देते हैं। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका क्या रोल है? उसका रोल है कि FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको थोड़ा सा शांत कर देना। क्यों? क्योंकि अब फॉलिकल्स काफी बड़े साइज के हो गए हैं, तभी तो एस्ट्रोजन हुआ है। अगर फॉलिकल्स बड़े नहीं होंगे तो वो एस्ट्रोजन को रिलीज ही नहीं कर पाएंगे। तो एस्ट्रोजन फॉलिकल्स को अब रोकना पड़ेगा, बिकॉज हमारा एग बैंक लिमिटेड है, तो हम वेस्ट नहीं कर सकते। पृथ्वी, ब्रह्मांड कभी भी, नेचर कभी भी हमारी कोई भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करता। हमारे जितने फॉलिकल्स है उसमें 4 से 5 फॉलिकल ही हमें चाहिए हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उससे ज्यादा वो एक्टिवेशन में नहीं लेके आते हैं। इसीलिए FSH को ये ऑस्ट्रोजन जो है वो शांत कर देता है कि अब और फॉलिकल्स को स्टिमुलेट नहीं करो, तो फॉलिकल स्टिमुलेट करना बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रोजन क्या करता है? हमारे यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको थिकन करनी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, इम्प्लांटेशन के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन होगा उस टाइम पे एम्ब्रायो जो ओवा और स्पर्म से यूनाइट होके जो एम्ब्रायो बना है, वो एम्ब्रायो को इम्प्लांट होना है हमारे एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। और ये लाइनिंग को वो 0.5 मिलीमीटर से 5.5 मिलीमीटर तक थिकनेस में लेके जाता है। क्योंकि ये भी कई बार आप डॉक्टर से सुनोगे कि अरे एंडोमेट्रियम लाइनिंग ही थिक नहीं है, इम्प्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं है। यह भाषा अब आप जो सुन रहे हो ना, अब आप अपने जब गायनेक के पास जाओगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। वो बोलेंगे ऑस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बराबर, फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो रहे हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक नहीं हो रही है। ये बहुत स्टैंडर्ड उनकी भाषा है, अब आपको समझ में आएगा। जैसे उन्होंने कहा ना, बोला ठीक है डॉक्टर, नेक्स्ट बार मैं आऊंगी इसको ठीक करके, वो भी आश्चर्य में आ जाएगी। और जाके आप स्टिमुलेट करना शुरू करोगे, अपने एफर्मेशंस लिखोगे, विजुअलाइज करोगे, अपने हार्मोन्स को डायरेक्शन दोगे, और अगली बार जब जाओगे वो डॉक्टर खुद शॉक हो जाएगी, अरे भाई इतना फटाफट कैसे हो गया, ऐसे तो कभी होता नहीं है। बट होगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी को डायरेक्ट कर रहे हो, डिक्टेट कर रहे हो, ये लॉ ऑफ नेचर है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है 0.5 मिलीमीटर से 5.5 मिलीमीटर तक थिकन हो जाती है। ये हो गया एस्ट्रोजन का काम। अब क्या हो रहा है कि फॉलिकल्स हमारे बड़े हो रहे हैं, बड़े होते होते अब वो ओवल्यूशन का पॉइंट आएगा जब ये रप्चर करेंगे और ओवा को रिलीज करेंगे। अब रप्चर कैसे होगा? रप्चर होगा, हमने जो स्टोर किया वो LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ये काम है रप्चर करने का। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? एक सर्च देगा, बोलते हैं ना एक 440 वोल्ट की एकदम इलेक्ट्रिक स्पाइक, वैसा वो एक सर्च देता है। और सर्च देके वो क्या करता है? फॉलिकल को रप्चर कर देता है, और उससे क्या होता है? ओवा निकलता है। बिल्कुल राइट। और यही ओवा फर्टिलाइज होगा स्पर्म के साथ में। और जिस रप्चर्ड फॉलिकल से ओवा निकलता है, वो रप्चर्ड जो फॉलिकल है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम इज अ ग्लैंड, और वो ग्लैंड फर्दर क्या करता है? वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि ये दो हार्मोन जो है वो हमारे फर्टिलिटी हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या करते हैं? हमारे एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस को बढ़ाते हैं, उस बेड को तैयार करते हैं जहां पे इम्प्लांटेशन होना है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? वो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाता है, ताकि स्पर्म अच्छे से मोबाइल होके वो हमारे यूट्रस से पास हो सके, हमारे सर्विक्स से पास हो सके। तो स्पर्म को क्या चाहिए? स्पर्म को एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए, एक टेंडर एनवायरनमेंट चाहिए, एक फर्टाइल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। तो प्रोजेस्टेरोन का काम है उस पूरे एनवायरनमेंट को तैयार करना, और एस्ट्रोजन का काम है उस बेड को तैयार करना जहां पे इम्प्लांटेशन हो। जी।
अब इस पूरे प्रोसेस में जब ओवा हमारी तैयार है, ओवा का टाइम स्पैन है 12 to 24 आवर्स जी। और स्पर्म की जो लाइफ है वो 4 to 5 डेज होती है। इसलिए ऐसा माना जाता है और रिसर्च ने भी प्रूव किया है जी। कि स्पर्म जो है वो ओवा के सिक्रीशन से पहले आ जाना चाहिए, यानी हमारा जैसे ओवल्यूशन हिट होता है, एलएच सर्ज आता है, क्योंकि एलएच सर्ज के कुछ घंटे बाद ओवा रिलीज होता है, तो एलएच सर्ज के टाइम पे स्पर्म हमारे बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर एलएच सर्ज के टाइम पे स्पर्म हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा तो जैसे ही ओवा रिलीज, क्योंकि स्पर्म का लाइफ स्पैन ज्यादा है, बिल्कुल ओवा का लाइफ स्पैन कम है, इसलिए जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा है वो वहां पे प्रेजेंट रहे, ताकि जो चीज का लाइफ स्पैन कम है वो फटाफट आए, फर्टिलाइज होके एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो, और एम्ब्रायो फॉर्मेशन होके वो सीधा यूट्रस में जाए और एंडोमेट्रियम लाइनिंग में वो एम्बेड हो जाए, इम्प्लांट हो जाए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें वो ओवल्यूशन का जो टाइम है उस टाइम को जज करना। विल डिस्कस अबाउट दैट फर्दर। अभी क्या हो रहा है कि ल्यूटिनाइज, ये कॉर्पस ल्यूटम जो है वो ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा रहा है। नाउ अगर मेरे इस पर्टिकुलर साइकिल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो परफेक्ट है, हमारा ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो कंड्यूसिव है फर्टिलाइजेशन के लिए, वो अपना बढ़ता जाएगा और इम्प्लांटेशन हो जाएगा जैसा हमने भी डिस्कस किया। बट बाय एनी चांस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हमारा क्या होना है, हमारा वापस से पीरियड्स आना है इन द नेक्स्ट साइकिल। तो पीरियड्स कैसे आएगा, ये हमारा जो कॉर्पस ल्यूटम है ये क्या करेगा, ये डिसइंटीग्रेट करेगा और ये डिसइंटीग्रेट करके ये हमारे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी डिसइंटीग्रेट कराएगा, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग जैसे ही डिसइंटीग्रेट करेगी हमारी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस आएगा या फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ये दोनों में से कोई ना कोई एक सिनेरियो होता है। बाय एनी चांस फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो फर्टिलाइजेशन को 6 to 10 डेज लगते हैं मिनिमम इम्प्लांट होने में। वो एम्ब्रायो फेलोपियन ट्यूब से फिर जाता है यूट्रस में, वहाँ एंडोमेट्रियम लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है जिसको 6 to 10 डेज लगते हैं। तो मिनिमम हमें ये पता होने में कि हम प्रेग्नेंट हैं हमें 15 दिन का समय लगता है जी। और ये 15 दिन के समय में क्या होता है, एक HCG हार्मोन है जो सिक्रीट होता है। ये हार्मोन तभी सिक्रीट होता है जब एम्ब्रायो इम्प्लांट होता है। इसलिए जो प्रेगनेंसी टेस्ट है ना वो प्रेगनेंसी टेस्ट बीटा HCG टेस्ट है। अगर बीटा HCG टेस्ट का कोई पर्टिकुलर लेवल है, वो अगर लेवल आता है दैट मीन्स वी आर प्रेग्नेंट, और अगर वो लेवल नहीं आता है मतलब हम प्रेग्नेंट नहीं है। यानी अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होनी है तो HCG हार्मोन को सिक्रीट होना मैंडेटरी है। तो ये हमारा पूरा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम फर्टिलाइज होते हैं, हम प्रेग्नेंट होते हैं, हमारा कंसेप्शन कंप्लीट होता है। अब हर प्रोसेस का एक एक स्टेप है जी। आपके प्रेगनेंसी में, कंसेप्शन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। मे बी प्रोजेस्टेरोन का लेवल्स कम हो सकता है, मे बी ऑस्ट्रोजन का लेवल्स कम हो सकता है, मे बी एंडोमेट्रियम लाइनिंग उतनी स्ट्रेंथन नहीं हो, वो थिन हो, मे बी आपका जो इम्प्लांटेशन है वो वीक रहा हो। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो नाउ विद दिस नॉलेज यू एग्जैक्टली नो कि मुझे कौन से टाइम पे किस तरह के एफर्मेशंस देने हैं, किस तरह की सेल्फ टॉक करनी है जिस सेल्फ टॉक से मेरा वो हार्मोन एक्टिवेटेड हो जाए। क्योंकि हार्मोन क्या मैसेंजर्स हैं, बिल्कुल हॉर्मोन्स आर मैसेंजर्स। तो हार्मोन क्या करते हैं, हार्मोन हमारे हिसाब से प्ले करते हैं। ये जो हार्मोन्स का प्रोसेस है उनमें से कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है और उसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में हम आपसे जरूर जानकारी लेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपके मन में भी गर्भ संस्कार से जुड़े कुछ सवाल है तो आप भी हमें पूछ सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।